हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यूसेट से संबंधित या एलटी से संबंधित यानी उत्तराखंड जो एलटी है और लेक्चरार है उससे संबंधित या कहीं भी सीटीटी या टीईटी आदि से संबंधित जहाँ पर भी अधिगम अर्थात सीखना यानी लर्निंग से संबंधित सिलेबस है, उसके अंतर्गत बहुत प्रमुख चीज हम पढ़ने जा रहे हैं। सीखने का वक्र और सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, इन दोनों चीजों को पढ़ेंगे। तो इसी में थोड़ा सा ही हम लोग पढ़ लेंगे सीखने का पठार। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग, और साथ ही साथ अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, जिससे कि कुछ लोग यदि हम लोगों के साथ जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज सीखने का वक्र से शुरुआत करते हैं हम लोग। तो सीखने का वक्र है क्या चीज। सबसे पहली बात है कि इसे दिया किसने है, तो इसे हरमन एबिंगहास ने दिया है। हरमन एबिंगहास ने दिया है सीखने का वक्र। और सीखने का वक्र है क्या। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति, प्रगति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो भी चीज सीखा गया है अभ्यास के द्वारा, उसकी मात्रा, उसकी गति और उसकी प्रगति की सीमा का जो ग्राफ के द्वारा प्रदर्शन है, यानी कि जो कुछ भी हमने एकत्र किया है उसे जब ग्राफ के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है उसे हम बोलते हैं सीखने का वक्र। तो जो भी बच्चा है उसके बच्चे के विषय में जो कुछ भी हमने एकत्र किया है, जानकारी एकत्र किया है, उसी को हम यदि ग्राफ के रूप में प्रस्तुत करें तो उसी को बोलते हैं सीखने का वक्र। तो ये होता कितने प्रकार का है, तो ये 4 प्रकार का होता है। ठीक है, यानी कि मूलतः वो 3 प्रकार का होता है, लेकिन इसके प्रकार हैं 4। हम 4 पढ़ेंगे। वैसे यानी कि 3 भी हम कर सकते हैं, लेकिन 4 पढ़ेंगे। कुछ विद्वान 3 मानते हैं, कुछ 4 मानते हैं। तो कुछ लोग मूलतः 3 मानते हैं और एक चौथा जो है वो इसके अंतर्गत आता है। तो हम चारों को पढ़ेंगे। नाम से ही पता है, उन्नतोत्तर। ठीक है, यानी कि उन्नत होता हुआ, और ह्रास या ह्रासमान वर्धक। ह्रासमान वर्धक का मतलब नीचे, यानी कि नीचे की तरफ जाता हुआ, यानी डिक्रीजिंग रिटर्न कर्व। कर्व मैंने नहीं लिखा है, वो मतलब है। इसका मतलब है, पहले इसे समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम समझेंगे। यहां पर ये हमारा है अधिगम, ये अधिगम है। ठीक है, अधिगम यानी सीखना, और ये समय है। तो जब समय के अनुसार अधिगम क्या होता है, धीरे धीरे कम होता चला जाता है, और फिर यहां पर क्या आ जाता है, रुक जाता है, यानी फिर अधिगम आगे नहीं चलता, जिसे हम बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं हम पठार। ठीक है, तो इसी को, यानी शुरुआत में सीखने की गति तीव्र होती है, लेकिन धीरे धीरे वो क्या होती है, कम होती चली जाती है। इसी को हम बोलते हैं क्या, उन्नतोदर या ह्रासमान वर्धक। ह्रासमान वर्धक का मतलब कम होता हुआ, वर्धक का मतलब बढ़ता हुआ, किधर की तरफ, ह्रास की तरफ, यानी कम होते हुए। तो आरंभ में अत्यधिक उत्साह होता है, यानी कि सीखना बहुत तीव्रता के साथ सीखा जाता है, और अंत में पठार का रूप ले लेता है। अर्थात फिर से समझ लीजिए, इसमें प्रारंभ में अधिगम काफी तीव्र होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो यानी कम होता जाता है, और फिर वो कहां पर पहुंच जाता है, वो पठार का रूप ले लेता है। पठार का रूप का मतलब होता है कि अधिगम अस्थाई हो जाता है, यानी कि अब आगे नहीं सीखा जाता है उसी को। ये सीधी लाइन यही बता रही है। यहाँ के बाद अधिगम क्या हो गया, स्थायी हो गया। तो समय के अनुसार ये दिखाई पड़ता है। ये सिर्फ एक, यानी एक ही चीज बताता है, एक ही तरीके के बच्चों को, कि शुरुआत में बहुत तीव्रता के साथ सीखते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, उनकी गति धीमी होती चली जाती है। ठीक है, आसपास में भी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से बच्चे क्या होते हैं, बहुत तेजी के साथ सीखते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है,
जैसे वो 7, 8, 9 में पहुंचते हैं वैसे उनको सीखने की क्षमता क्या होती चली जाती, कम होती चली जाती। फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन आती रहती है। लेकिन 9, 10 तक पहुंचते पहुंचते कई चीजें होती हैं जो प्रभाव डालती हैं और वो धीरे धीरे यानी कम होता चला जाता है। तो ये होगा उन्नतोत्तर या ह्रासमान वर्धक। ये सिर्फ एक चीज को दर्शाता है, पहले शुरुआत में गति सीखने की तीव्र, फिर धीरे धीरे कम और फिर उसके बाद पठार में परिवर्तित हो जाती है। इस बात है नतोदर यानी कि कानकेव अर्थात वृद्धिमान वर्धक, ये इसका ठीक उल्टा है। यानी शुरुआत में क्या होता है, देखिए इसको, शुरुआत में सीखने की गति क्या होती है, धीमी होती है और फिर उत्तरोत्तर क्या होती जाती है, बढ़ती चली जाती है। फिर आकर के एक क्या हो जाती है, ये पठार का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, नतोदर या वृद्धिमान वर्धक। ये भी एकांगी है, यानी ये बताता है कि सीधा क्या होता है, बढ़ता है और फिर क्या हो जाता है, यानी धीरे धीरे बढ़ता है, फिर काफी तेजी यानी कि तीव्रता ले लेता है और फिर धीरे धीरे धीमा होता चला जाता है। तो प्रारंभ में अधिगम की गति धीमी होती है परंतु धीरे धीरे वह बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये वाला बताता है। ये भी एकांगी है, यानी कि संपूर्ण वर्णन नहीं करता है। समझ में आ गया, ये भी संपूर्ण वर्णन नहीं करता, ये भी संपूर्ण वर्णन नहीं करता। इसके बाद आता है सरल रेखी या समान आवर्तन। यानी कि सरल रेखी का मतलब होता है कि जो सरल रेखा में हो, तो सरल रेखीय समान आवर्तन लीनियर या सेम रिटर्न, अर्थात अधिगम समान रूप से बढ़ता रहता है पर क्रमशः धीमा होता जाता है। देखिए ये लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है लेकिन एक सीधी रेखा में आता है। यानी कि यहां पर, ठीक है, यहां पर देखें, कहीं पर भी हम क्या करें देखें तो समय के अनुसार लगभग क्या होता है, ये बढ़ता रहता है लेकिन कुछ कुछ धीमा होता चला जाता है। यहां पर इतने यानी कि शब्द सीखा है बच्चे ने, यहां पर इतने शब्द सीखा है। ठीक है, तो यहां पर आप क्या कह सकते हैं, ये है आपका अधिगम यानी कि लर्निंग। यहां पर भी ये अधिगम है। ये आप बोल सकते हैं कि शब्द ले सकते हैं, शब्द कितना उसने क्या किया है, सीखा है। ठीक है, यानी कि बच्चे ने शब्द कितना सीखा है, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4, या 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन, 4 दिन में, ये इस तरह से। ठीक है, तो सरल रेखी इन दोनों का मिश्रण हो गया, ना तो यानी बहुत तीव्रता और ना ही बहुत क्या हुआ यानी कि कमी। तो यानी कि लगातार उसमें सीखने की गति लगातार बनी रहती है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि कभी लगातार सीधी बनी रहे गति। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारा चौथा, और चौथा बोलता है मिश्रित या कॉम्बिनेशन या एस आकार यानी एस शेप और यानी कि वक्र। तो इसमें इसका मतलब हुआ कि इसमें ये दोनों हम कह सकते हैं, तीनों कह सकते हैं, तीनों का मिश्रित रूप होता है। ठीक है, तो तीनों का मिश्रित रूप होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो अधिगम होता है, ठीक है, वो क्या होता है, जो अधिगम है वो कभी बढ़ता है, कभी कम होता है, कभी रुक जाता है, फिर बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर रुक जाता है। तो ऐसे धीरे धीरे क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। ये दोनों से शुरुआत होता है, कभी अधिक यानी कि अधिक होता है, फिर बढ़ता है, फिर यानी और धीरे धीरे आता है। अब देखिएगा यहां से लेकर के और यहां तक, यानी कि इन दोनों जगहों के बीच में हम देखें तो जो वो है हमारा अधिगम है, वो क्या है, वो रुका हुआ है। जब अधिगम रुक जाता है तो उसे बोलते हैं पठार, सीखने का पठार, प्लेट्यू ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं पठार। अब पठार की स्थिति कई कारणों से आती है। बच्चा थका होता है, भूखा होता है, कई समस्याएं आती हैं, किताब नहीं उसके पास, बिजली नहीं है, बीमार है, जो शिक्षण प्रणाली है यानी कि जो विधि अपनाई गई है वो सही नहीं है, या एक ही विधि बार बार रिपीट की जा रही है, एक ही मेथड प्रयोग किया जा रहा है, देखिए एक ही सिद्धांत प्रयोग किया जा रहा है, जिसके कारण क्या होता है, देखिए उसके सीखने की गति क्या हो जाती है, रुक सी जाती है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं पठार। तो पठार समझ में आया, सीखने का पठार का मतलब हुआ है कि वह स्थिति जब कि समय तो लगता है लेकिन अधिगम नहीं होता है, व्यवहार परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं पठार। अब मैंने तभी बताया कि जो है ना पठार, हम इसमें साथ में पठार भी पढ़ेंगे। तो अब इसके बाद यहां पर है, पहले धीमी है गति, फिर लगातार बढ़ती जाती है, फिर धीमी जाती है, फिर और क्या होते, धीमे धीमे होते हुए बढ़ती चली जा रही है, फिर जो है ना यानी कि आगे बढ़ जाती है। ठीक है, यहां पर भी पठार की कंडीशन आती है।
तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक जो भी स्थिति है ये पठार की स्थिति है। यहाँ से यहाँ तक कोई का नहीं हो रहा है, यानी अधिगम नहीं हो रहा है। इसका मतलब है लगभग अधिगम नहीं हो रहा है। तो इसमें सभी कंडीशंस क्या हो रही हैं, अप्लाई हो रही हैं। ठीक है, तो ये दोनों यानी जो कॉम्बिनेशन है या एस आकार का है, इसमें जो बालक है ना, बालक के अधिगम के सभी गुण क्या हो रहे हैं, समाहित हो रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, एलटी उत्तराखंड में भी यही प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा वक्र जो है वो क्या करता है, कौन सा वक्र संपूर्ण रूप से अधिगम को दर्शाता है। यही वाला होगा, यानी एस आकार का या मिश्रित। ठीक है, तो समझ में आ गया। इसका मतलब है अधिगम बढ़ता है, रुकता है, फिर बढ़ता है, यानी अधिगम चलता रहता है और कई परिवर्तन आते हैं तो उसमें क्या करता है, यानी कि रुकता जाता है। तो जो पठार है, पठार के विषय मैंने बता दिया कि पठार का अर्थ होता है कि जो अधिगम है वो क्या हो जाना, यानी रुक जाना, या उसकी जो गति है वो बहुत धीमा हो जाना। ठीक है, उसे। और जो पठार है ना वो सीखने की एक यानी प्रक्रिया का अंग है और ये जरूरी भी है। ठीक है, ये जरूरी भी है, सीखने का पठार आना, स्टेबिलिटी आना, तभी तो आगे विकास आगे बढ़ता है। ठीक है, यदि जो है ना सीखने का पठार नहीं आएगा तो याद रखिएगा, इसे याद कर लीजिए कि सीखने का पठार अधिगम की एक खास विशेषता है। इसका आना भी क्या है, आवश्यक है, जिससे कि बच्चे में रुचि और विधियों में परिवर्तन, अध्यापक द्वारा जो मेथड्स यूज किए जाते हैं टीचिंग के लिए, जो विधियां प्रयोग की जाती हैं, उनमें परिवर्तन लाने के लिए ये जो है ना यानी उत्तरदायी होता है। इसमें इसके पठार के आने के कई कारण हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि प्रेरणा जो है समाप्त हो गई हो या प्रेरणा सीमित हो गई हो, शारीरिक क्षमता की बात आ गई, मानसिक क्षमता, शारीरिक क्षमता, शारीरिक थकान, मानसिक थकान आ गया हो। ठीक है, और अनुचित विधियों का प्रयोग किया जा रहा हो, या जो है इसमें वातावरण क्या हो रहा हो वो प्रभावित कर रहा हो, अरुचि हो गई हो बच्चे को, तो ये सब पठार के क्या है, कारण है। हाँ, ये है कि पठार को दूर भी किया जा सकता है। तो पठार को जो दूर किया जाता है उसके भी कुछ जो है ना, यानी उसे हम बोलते हैं पठारों का निराकरण। तो पठारों का निराकरण के लिए सबसे पहली बात आती है अभिप्रेरणा, यानी अभिप्रेरणा की यदि मात्रा कम हो जाती है तो अभिप्रेरणा क्या करना होता है, दिया जाना जरूरी। इसके बाद दूसरा हम कह सकते हैं कि आप लोग जानते हैं कि यदि एक मेथड से समझाया गया और बच्चे को समझ में नहीं आया तो आप तुरंत दूसरा मेथड अपनाते हैं समझाने के लिए, तीसरा मेथड अपनाते हैं। तो विधियों का यानी कि नवीन विधियों का प्रयोग, जिसे आप नवोवेशन कहते हैं, इनोवेशन कहते हैं। ठीक है, तो जो है इसका भी प्रयोग किया जाता है। इसमें है विभिन्नताओं का ध्यान रखने, नहीं जो बच्चे हैं उनका क्या होता है, कई बौद्धिक शारीरिक भिन्नताएं होती हैं, उनको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। ठीक है, और उपयुक्त वातावरण का निर्माण करके हम पठार को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, और बच्चे को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो पठार जो है यानी कि एक समय के बाद समाप्त हो जाता है। और ये यदि आपको समझ में आ गया होगा कि पठार वो स्थिति होती है जब एक बार हमें लगता है पढ़ तो रहे हैं लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा है, याद कुछ नहीं आ रहा है, उसी को बोलते हैं पठार। कुछ समय रेस्ट लेने के बाद फिर हम क्या कर देते हैं, फिर शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, फिर है वक्र के तत्व। वक्र में मूलतः 3 तत्व आते हैं। एक है सीखना यानी सीखने की तीव्रता, दूसरा पठार, फिर शारीरिक और मानसिक सीमा। ठीक है, यानी कि 3 चीजें जो है इसमें वक्र के तत्वों में आती हैं। ये तीनों चीजें क्या हैं, इसका एक भाग है, यानी सीखना या प्रारंभिक तीव्रता, उसके बाद पठार का आना, फिर शारीरिक और मानसिक सीमा का प्रयोग करके क्या कर देना, उस पठार को तोड़ देना और फिर आगे बढ़ना शुरू हो जाना। ठीक है, तो ये हमारे हो गए। इसमें आप लोग यदि समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप लोग यानी रिटर्न होकर के फिर से देख लीजिएगा तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद है हमारा है कि वक्र को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। ठीक है, यानी कि जो वक्र हैं ये इनको प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं। इनमें आता है पूर्व अनुभव, यानी कि जो हमारा पहले का जो वो होता है नॉलेज होता है या प्री एक्सपीरियंस होता है, ये क्या किया जाता है, ये जो है ना यानी वक्र को प्रभावित करता है। वक्र तेजी या कम जो है ना इसी पर निर्भर करता है। फिर है प्रेरणा, यदि प्रेरणा अच्छी हुई, अभिप्रेरणा अच्छी हुई, मोटिवेशन अच्छा हुआ तो क्या होता है, वक्र हमारा सही बनता है
और प्रेरणा कम हुई तो क्या होता है, लगातार अधिगम यानी कि अधिगम गिरता जाता है। उत्साह यानी एक्साइटमेंट, तो एक्साइटमेंट जो बच्चे में रहता है उसे कम नहीं होने देना चाहिए, उसे लगातार क्या होना चाहिए, उत्साहित करते रहना चाहिए। फिर है अभ्यास यानी कि एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज का मतलब है कि जो सीखा गया है, एक्सरसाइज का मैंने बहुत बड़ा महत्व बताया है कि ये जो सीखा गया है उसे यानी कि बार बार हम करते हैं तो फिर त्रुटियां कम होती चली जाती हैं, इसलिए अभ्यास बहुत जरूरी है। इस बात है कौशल यानी कि स्किल। तो जो कौशल है, ठीक है, ये क्या करता है, वक्र को कभी काफी ज्यादा काफी अधिक मात्रा में प्रभावित करता है। ठीक है, इस बात है बुद्धि इंटेलिजेंस। आप लोग जानते हैं कि बौद्धिक क्षमता जितने से बच्चे की जो है ना यानी कि होती है, उसी के अनुसार क्या होगा, उसका वक्र बनेगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत तीव्रता के साथ सीखते हैं, फिर धीरे धीरे कम होते जाते हैं। कुछ धीरे धीरे सीखते हैं और काफी जो है यानी बहुत तीव्र बाद में सीख लेते हैं। और कई मैंने खुद स्टूडेंट्स को, ऐसे बच्चों को पढ़ाया है जो सीखने की गति बहुत धीमी रही, लेकिन बाद में जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो वो बहुत अच्छा पढ़े। ठीक है, इस बात है वातावरण यानी कि वातावरण बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। और वातावरण के विषय में हम आगे पढ़ेंगे, प्रभाव किसका, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, उसमें वातावरण पढ़ेंगे कि जो यानी कि शारीरिक हमारी क्षमता है, कक्षा का वातावरण है और सामाजिक का वातावरण है, ये सभी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है विषय, विषय की दुरूहता। अर्थात यदि विषय क्या होगा, अब हर एक विषय को बच्चा क्या करेगा, ध्यान रखिएगा, हर एक विषय को सीखने में विभिन्नता रहती है। कुछ बच्चा जल्दी सीख लेता है और कुछ को क्या करता है, धीरे धीरे सीख पाता है। जैसे कि कुछ बच्चों की जो वो होती है, रुचि होती है, ठीक है, इसमें आप रुचि भी कर सकते हैं। वो गणित धीरे धीरे सीखते हैं, लेकिन कहानी बहुत जल्दी सीख जाते हैं, इतिहास बहुत जल्दी सीख जाते हैं। भले वो जो है ना यानी कि याद ना रख पाए, लेकिन सीख बहुत जल्दी जाते हैं, उनके विषय में कुछ ना कुछ वो बता सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है यानी कि हमारा सीखने के वक्र का मैंने पूरा था। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो सीखने को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उन्हें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें मैंने सीखने के वक्र और जो है पठार पढ़ा दिया है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, यानी फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग लर्निंग या फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, यानी कि वैसे मानव जो जीवन है वो परिवर्तनशील है, इसी तरह से सीखना भी परिवर्तनशीलता का एक क्या है, उदाहरण है। तो जो अधिगम है वो भी क्या है, वो परिवर्तनशील होता है। और जब परिवर्तनशील होता है तो ये परिवर्तन कुछ न कुछ चीजों पर आधारित होता है। और जब आधारित होता है तो उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे सबसे पहले सीखने के लिए क्या चाहिए, उत्तम स्वास्थ्य चाहिए। ठीक है, वातावरण अच्छा चाहिए, शारीरिक दशाएं और अच्छे जो आदतें हैं वो जरूरी होती हैं। और जो संवेग है उसका संतुलन होना चाहिए, यानी ना ज्यादा गुस्सा ना ज्यादा शांति जो है, वैसे शांति तो ज्यादा जरूरी है, लेकिन कई संवेगों में जो इमोशंस होते हैं उनमें क्या रखना चाहिए, संतुलन संतुलन रखना चाहिए। और भी कई चीजें हैं, रुचियां हैं, प्रेरणा है, ये सभी चीजें क्या करती हैं, अधिगम को प्रभावित करती हैं। तो इसका मतलब है कि जो सीखने की प्रक्रिया है या जो सीखना है वो कई चीजों पर निर्भर करता है। और इन्हीं में से हम लोग क्या चीज करते हैं, कुछ प्रमुख प्रमुख कारक लेकर के आ जाते हैं। वैसे ये प्रश्न यदि ना भी पढ़ाया जाए तो आप लोग आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। कारण क्या है, आप लोगों ने बीएड कर भी रखा है। दूसरी बात ये चीज सामान्य इससे जानकारी पर आधारित प्रश्न है कि कौन सी ऐसी चीज है जो क्या करती है, अधिगम को प्रभावित करती है, सीखने को प्रभावित करती है। ठीक है, उसमें यदि उपस्थित होगा तो अधिगम अच्छा होगा, नहीं होगा तो अधिगम अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो ये सकारात्मक और नकारात्मक जो है ना, यानी कि दोनों चीजें होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इनमें हमने दो भाग में बांटा हुआ है, एक व्यक्तिगत कारक है, दूसरा सामाजिक कारक है। ठीक है, सामाजिक का मतलब संस्थागत कारक है, व्यक्तिगत कारक का मतलब है अधिगमकर्ता का, जो लर्नर है उसके जो यानी कि फैक्टर्स होते हैं उसके खुद के अपने वो इफेक्ट करते हैं। तो हम पढ़ेंगे आज फैक्टर, ठीक है, जो लर्निंग को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो पहला आता है व्यक्तिगत कारकों में, यानी कि लर्नर का
जो कारक है वो व्यक्तिगत कारक है, क्योंकि वो सिर्फ हर एक के लिए अलग अलग होता है। और इसमें आता है शारीरिक क्रियाशीलता यानी फिजिकल एक्टिविटी। इसका मतलब है कि बच्चा जब क्लास में बैठता है या कोई भी चीज सीखता है, यानी कोई भी अधिगम करता है, वो जब सीखता है, ठीक है, तो कितना क्या करता है, क्रियाशील रखता है। यानी शारीरिक क्रियाशीलता का मतलब है कि जो हमारे क्या होते हैं, वो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। तो 5 सेंस ऑर्गन्स का मतलब हुआ कि जो पांचों हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ठीक है, पांचों ज्ञानेंद्रियां को कितना उस समय सीखने के समय एक्टिव होती हैं, या जो यानी जो अधिगम करता है उसकी पांचों ज्ञानेंद्रियां कैसे कार्य करती हैं, ये कह सकते हैं। कुछ बच्चे को यदि जो है मतलब कि कम सुनाई पड़ता है, कुछ बच्चे को थोड़ा दूर बैठने पर कम दिखाई पड़ता है, नजदीक बैठने पर कम दिखाई पड़ता है, तो ये सभी चीजें क्या करती हैं, ये प्रभाव डालती हैं। तो इसके अंतर्गत आता है व्यक्तिगत कारक, ठीक है, अर्थात जो पांचों संवेदनशील जो अंग हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, वो कई चीजों को प्रभावित करती हैं। अधिगम यानी अधिगम को तो प्रभावित करती हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से और भी कई चीजों को प्रभावित करती हैं, ठीक है। तो इन पर जो है यानी कि ध्यान दिया जाना चाहिए। इस बात है आयु तथा परिपक्वता यानी एज एंड मेच्योरिटी। एज और मेच्योरिटी ने एक निर्धारित आयु में जो पाठ्यक्रम निर्धारित होता है उसको सिर्फ उतना ही क्या किया जाना चाहिए, अधिगम दिया जाना चाहिए। और सीखने की जो वो होती है यानी दर होती है, ठीक है, तो वो सीखने की जो दर होती है वो लगातार यानी कि शुरुआत में काफी तीव्र होती है, क्योंकि बच्चा जो रहता है वो उसकी जो आयु होती है निम्न आयु, तो उस समय क्या होता है, वो काफी ज्यादा यानी सीखने के लिए उत्सुक रहता है, ठीक है, प्रेरित भी होता है। और क्योंकि उसमें और ज्यादा चीजें दिमाग में भरी नहीं होती हैं, समाज से ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होता, इसलिए सीखने की दर काफी ज्यादा होती। लेकिन 16, 17, 18 वर्ष होने के बाद, ठीक है, वैसे तो वास्तविक आयु के साथ साथ जो मानसिक आयु भी वो क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है। लेकिन जो मानसिक आयु है वो 16 वर्ष के पश्चात, ठीक है, धीरे धीरे क्या होती है, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है, यानी कि कम होती है और धीरे धीरे फिर क्या हो जाता है, उसमें कमी आती है। और जब कमी आती है और फिर उसके बाद स्थिरता आ जाती है, ठीक है। तो यानी कि वास्तविक आयु तो बढ़ती है लेकिन मानसिक आयु नहीं बढ़ती है। अब मानसिक आयु आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, यानी कि उसमें लगभग 16 से 18 वर्ष तक आते आते परिपक्वता आ जाती है, मानसिक परिपक्वता की बात है। और जो है ना यानी कि आयु संबंधी परिपक्वता भी क्या होती है, उसमें आना शुरू हो जाती है। इसलिए 18 वर्ष क्या रखी गई है भारत में, वोटिंग की आयु रखी गई, यानी वोट देने की आयु, मतदाता 18 वर्ष बन सकता है, नहीं अपना अच्छा बुरा सोचने लगता है, ठीक है। तो 18 से 21 वर्ष तक लगभग लगभग मेच्योरिटी आ जाती है, कौन सी, मानसिक आयु में, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद है बुद्धि, ठीक है, तीसरा है बुद्धि, इंटेलिजेंस। यानी हर एक बच्चा का जो बुद्धि बौद्धिक क्षमता होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। और इसे बहुत ध्यान में रखा जाना होता है। यदि इसको ध्यान में नहीं रखा जाए तो एक ही प्रकार की अध्यापक क्या कर लेगा, अपना वो यानी कि प्रोसेस बना लेगा, यानी विधि प्रयोग करेगा या एक ही प्रकार का सिद्धांत प्रयोग करेगा, जिससे कारण जो अच्छी तरीके से वो क्या नहीं कर पाएगा, सिखा नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो विषय सामग्री है उसको सीखने के लिए हर एक तरह के जो बच्चे हैं उनका बौद्धिक क्षमता का ज्ञान होना चाहिए। अब अध्यापक को भी होना चाहिए, तभी तो उसे क्या करेगा। अब इसमें हम अधिगमकर्ता की तरह से लें तो जो जिनकी बौद्धिक क्षमता ज्यादा होती है वो तीव्रता के सीखेंगे, और जिनकी बौद्धिक क्षमता कम होती है उनके सीखने की क्षमता क्या हो जाएगी, थोड़ी कम होगी, यानी दर कम होगी, ठीक। इसके बाद जो चौथा चीज आता है वो है सीखने की इच्छा, ठीक है, यानी विलिंगनेस ऑफ द लर्निंग। तो ये नितांत और नितांत रूप से किस पर आधारित होता है, ये अधिगमकर्ता पर आधारित होता है, ठीक है, अधिगमकर्ता पर ही आधारित होता है। तो अधिगमकर्ता का जब इच्छा सीखने की होती है तो वो क्या करता है, यानी तभी सीखता है। और यदि जो है उसकी इच्छा नहीं हुई तो आप उसे चाहे जितना बैठा के रखिए क्लास में, कभी आप उसे सिखा नहीं पाएंगे, ठीक है। इसलिए जो सीखने की इच्छा है ये बहुत महत्वपूर्ण रखती है।
यदि जो है ना सीखने की इच्छा हो तो अधिगम करता क्या होता है, वो विपरीत परिस्थितियों में भी सीख लेता है। ठीक है, विपरीत परिस्थितियों में भी सीख लेता है। और यदि ऐसा ना हुआ, यानी सीखने की इच्छा यदि उसकी नहीं हुआ, तो चाहे जितनी अच्छी परिस्थितियां हो वो नहीं सीखेगा। तो इसका मतलब है कि व्यक्ति जो है वो, यानी कि मैंने वैज्ञानिक जो है वो मानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को आप क्या कर सकते हैं, तालाब तक तो ले जा सकते हैं, परंतु उसके विरुद्ध जो है आप उसे पानी नहीं पिला सकते। ठीक है, तो यानी कि आप स्कूल तक ले जा सकते हैं, उसे पढ़ा सकते हैं, लेकिन आप उसे सिखा नहीं सकते हैं। आप पढ़ा सकते हैं लेकिन उसे सिखा नहीं सकते। इसी यही है सीखने की इच्छा। इसके बाद है, अगला आता है स्वास्थ्य यानी हेल्थ। आप जानते हैं, पहले भी मैंने बोला कि यदि स्वास्थ्य बच्चे का अच्छा है तो यानी कि उसका मन भी लगेगा पढ़ाई में, और यदि उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो फिर क्या होगा, वो पढ़ाई करने में उसके लिए यानी कि वो तैयार नहीं होगा। अब इसके बाद स्वास्थ्य दो तरीके का होता है। एक होता है शारीरिक स्वास्थ्य, जो हम बाहर से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो शारीरिक स्वास्थ्य। और दूसरा होता है मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है, तो शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य, तो इसमें दोनों में जो है बिल्कुल दोनों का बिल्कुल रोल होता है। ठीक है, यानी कि यदि शारीरिक स्वास्थ्य, ठीक है, यानी फिजिकल जो उसका फिटनेस है वो सही नहीं होगा तो वो तब भी नहीं यानी कि अधिगम कर पाएगा। मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं होगा तो भी क्या नहीं कर पाएगा, वो अधिगम नहीं कर पाएगा। ठीक है, यानी कि जब कोई व्यक्ति क्या करता है, अधिगम प्राप्त करता है, तो उसकी मांसपेशियों पर भी क्या होता है, प्रभाव पड़ता है, दबाव पड़ता है। ठीक है, उसे बैठना पड़ता है, उठना पड़ता है, ध्यान से समझना पड़ता है, सुनना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद मानसिक के अंतर्गत आता है कि वो मन लगाना पड़ता है उसको। ठीक है, यदि जो यानी स्वास्थ्य रूप से क्या हुआ, मानसिक रूप से यानी शारीरिक रूप से बीमार हुआ, तो फिर क्या नहीं कर सकता है। ठीक है, इन दोनों में से कोई सा भी एक स्वास्थ्य उसका गड़बड़ हुआ तो वो अधिगम उसका अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो है व्यक्ति यदि शारीरिक रूप से थका हुआ है तो अधिगम करते हुए जल्दी थक जाएगा, मानसिक रूप से यदि थका हुआ है तो भी अधिगम करते हुए वो थक जाता है। ठीक है, और जैसे ही जो है ना यानी कि थकेगा दोनों तरफ से, तो क्या हो जाएगा, चाहे ये शारीरिक हो चाहे मानसिक रूप से, उसकी रुचि खत्म हो जाएगी। ठीक है, और जब क्या हो जाएगी, इसमें रुचि समाप्त हो जाएगी, तो आप क्या कर सकते हैं, रुचि समाप्त हो जाती है, और जब रुचि समाप्त होती है तो फिर आप उसे क्या नहीं कर सकते हैं, पढ़ा नहीं सकते। यानी कि उसको यानी पढ़ा तो देंगे लेकिन अधिगम जो है नहीं प्राप्त करवा सकते हैं। अधिगम प्राप्त करने का मतलब हुआ कि वो सीखेगा नहीं कुछ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो बच्चे में यदि स्वास्थ्य अच्छा नहीं हुआ तो आप जो है ना उसे औसत दर्जे का या निम्न दर्जे का जो अधिगम है वो प्रदान कर पाएंगे। ठीक है, अधिक जो है ना अच्छा उसे नहीं प्रदान कर पाएंगे। इसके बाद आता है मोटिवेशन यानी प्रेरणा। तो प्रेरणा का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार से उसे पढ़ने के लिए तैयार करना। जो यानी बच्चा है अधिगम करता है उसे हम क्या करते हैं, तैयार करते हैं, और जिससे उसका प्रभाव क्या होता है, काफी अधिक समय तक पड़ा रहता है। ठीक है, काफी अधिक समय तक पड़ता है प्रभाव उस चीज का। इसलिए ध्यान इस बात को देखना होता है कि सबसे ज्यादा यानी कि हम उसे कितना प्रेरित कर सकते हैं पढ़ने के लिए। तो इसका कुछ जो मनोवैज्ञानिक हैं वो प्रेरणा को क्या करते हैं, वो पहला स्थान देते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में प्रेरणा को वो पहला स्थान देखते हैं। ये भी बोलते हैं कि जो अधिगम की सुदृढ़ता है वो प्रेरणा पर आधारित होती है। अब जो है यानी कि यदि प्रेरणा का प्रभाव अच्छा हुआ तो ये प्रेरणा दोनों तरीके से होती है, सकारात्मक भी होती है, नकारात्मक भी होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अधिगम बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसी जो है यानी प्रेरणा के अभाव में कोई भी रुचि उत्पन्न नहीं होगी, और जब रुचि नहीं उत्पन्न होगी तो बच्चा अधिगम नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब इनमें
कुछ जो है प्रेरणाएं जो हैं वो हम प्रमुख रूप से देख लेते हैं कि प्रेरणाओं में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो पहला है पुरस्कार। ठीक है, तो पुरस्कार यानी रिवार्ड, इसके अंतर्गत ये आता है कि जो अध्ययन किया गया मनोवैज्ञानिकों के द्वारा समान आयु के बच्चों पे, और उन्होंने ये देखा पहले जो यानी कि ये जो अध्ययन के लिए बच्चे चुने गए थे, इन्होंने 16 बच्चों को लिया और उन्हें 3 वर्गों में क्या कर दिया, 3 वर्गों में अलग अलग यानी कि बांट दिया। पहले वर्ग को बोला गया कि तुम यदि जीत जाओगे, यानी इनको भूल भुलैया में छोड़ा गया और बोला गया कि तुम यदि जीत जाओगे तो तुम्हें क्या हो जाएगा, पुरस्कार प्राप्त होगा। दूसरे वालों को बोला गया कि यदि तुम जीत जाओगे यानी कि तुम जल्दी से पहुंच जाओगे तो तुम्हें शाबाशी मिलेगी। तीसरे वाले ग्रुप को बोला गया कि तुम जो है ना वहां से होकर के आ जाओगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो अब जब समय नोट किया गया तो उन्होंने देखा कि जो पुरस्कार जिनको बोला गया था कि तुमको पुरस्कार प्राप्त होगा, तो वो बच्चे सबसे जल्दी काम करके आए, और जिन्हें कुछ नहीं मिलना था वो क्या हो गए, सबसे यानी देर लगाया उन्होंने भूल भुलैया को, ठीक है, पार करने में। इस तरह से उन्होंने सिद्ध किया कि जो पुरस्कार है इसका प्रभाव काफी ज्यादा पड़ता है, ठीक है, किस पर, सीखने पर। ठीक है, इसी तरह से भूख, ठीक है, भूख के लिए भी इन्होंने क्या किया, 3 समूह में बांटा। उनमें यानी कि प्रमुख जो रखा गया कारक, वो भूख रखी गई। एक ग्रुप को भूख यानी भोजन दिया गया और दूसरे को जो है यानी कि भोजन का अभाव रखा गया, और तीसरे यानी बोला गया कि तुम आओगे, पहले वालों को भोजन दे दिया गया, दूसरे वालों को लिए बोला गया कि भोजन तुमको आओगे तब मिलेगा, तीसरे वालों को बोला कि भोजन नहीं मिलेगा, आप भूल भुलैया से क्या करिए, यानी कि घूम करके आइए। ठीक है, या जो है यानी कि इसे चूहों पर भी किया गया था। तो देखा गया कि जिन्हें जो है पहले से भोजन दे दिया गया, ठीक है, वो क्या हुए, उन्होंने जल्दी से अपना काम किया क्योंकि उनका पेट भरा था, और जिन्हें भूखा रखा गया था उन्हें क्या किया गया, उन्होंने सबसे वो लेट पहुंचे। ठीक है, यही प्रयोग चूहों पर भी किया गया, तो चूहों ने भी वही परिणाम दिया। तो इसका मतलब है कि मनोवैज्ञानिकों ने बोला कि जो भूख होती है, ठीक है, वो जो है इसका जो इलाज है, यानी भूख जो है वो कार्य करने को हतोत्साहित करती है, यानी अधिगम को हतोत्साहित करती है, यानी कि उसमें निगेटिव इफेक्ट डालती है भूख। ठीक है, इसके बाद आता है स्पर्धा एवं सम्मान, यानी कंपटीशन एंड रेस्पेक्ट। ठीक है, स्पर्धा और सम्मान ये दोनों ऐसी चीजें हैं जहां पर उपस्थित होती हैं, ठीक है, ये अधिगम को बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। ठीक है, यदि कहीं पर भी क्या हो, कंपटीशन रख दिया जाए तो क्या करते हैं, आप कहीं पर भी कंपटीशन देखिए, जहां कंपटीशन होता है तो बच्चे क्या करते हैं, अपना पूरा जी जान लगा देते हैं। ठीक है, और जहां उनको ये होता है कि हमें इसमें से हम अधिगम प्राप्त होगा तो हम क्या कर जाएंगे, हमें कोई ना कोई सम्मान प्राप्त होगा, तो क्या करते हैं, काफी अधिक अपना जो यानी कि जो बौद्धिक क्षमता है उसे लगा देते हैं। इसका मतलब है स्पर्धा और सम्मान भी क्या है, ये अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। उपस्थित होगा स्पर्धा तो अधिगम बहुत तीव्र होगा, बच्चा सीखता है, सोचता है कि मुझे तो क्या चीज है, यानी कि मैं सबसे पहले, यदि यानी कि पहली यानी पूरे क्लास में बोल दिया गया कि ये काम है, इसे याद करके सब लोग सुनाइए, तो बच्चा क्या करता है, सोचता है मैं सबसे पहले। कई बच्चे आप लोग देखते हैं कि उसे याद भी नहीं होता तो भी बोल देता है कि मेरा तो याद हो गया, आप सुन लीजिए। 2 मिनट भी नहीं होता, बोलता है इन्हें सुन लीजिए। आप जानते हैं कि अभी तक उसको याद नहीं हुआ होगा, लेकिन वो सोचता है कि मैं सबसे पहले यानी कि मैं सुना दूं, वो सोचता है मुझे तुरंत याद हो गया। इसी तरह से सम्मान का मतलब क्या हुआ था, आप बोलते हैं शाबाश, इसने देखी सबसे पहले सुना दिया, तो ये इसके अंतर्गत आता है। तो बच्चा कोशिश करता है कि मैं सही सही और जल्दी से जल्दी सुना दूं। ठीक है, इसके बाद है प्रशंसा और निंदा। ठीक है, प्रशंसा और निंदा, एडमायर एंड द कंडेमनेशन। इसका मतलब है कि यदि कोई बच्चा सीख लेता है, उसे क्या होती है, यानी कि प्रशंसा मिलती है, और दूसरे बच्चे को क्या मिलती है, निंदा, मतलब डांट पड़ती है। ठीक है, तो कोई भी कार्य है यानी सीखने के लिए, तो ये बहुत ज्यादा क्या करता है, प्रभाव डालता है। यदि प्रशंसा क्या हुई, उसे चाहत है प्रशंसा की, तो कोशिश करेगा कि मैं क्या करूं, अपना कार्य अच्छी तरीके से करूं,
और निंदा से वो क्या करता है, डरता है। तो प्रशंसा सकारात्मक है और निंदा क्या है, नकारात्मक है। तो ये चीजें थी प्रेरणा। ये सभी चीजें क्या करती हैं, अधिगम को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, निंदा से बचने के लिए, प्रशंसा प्राप्त करने के लिए, सम्मान और यानी कि सम्मान को प्राप्त करने के लिए, स्पर्धा में सबसे पहले आने के लिए। ठीक है, और यानी कि इसमें भूख है, तो भूख का मतलब क्या हुआ कि पता होगा कि हम यानी कि वो जो है ना, जब पेट भरा होता है तो प्रेरित होते हैं। ठीक है, और इसके बाद है पुरस्कार। तो जानते हैं पुरस्कार के लिए तो बच्चे क्या होते हैं, आगे बढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। ओके, इसके बाद है जो अगला कारक है वो 7वां है, वो है हमारा अभ्यास यानी एक्सरसाइज। ये व्यक्तिगत कारक है। तो कोई भी बच्चा जितना ही ज्यादा क्या करता है, अभ्यास करता है, ठीक है, उतना ही वो अधिगम उसका परिपक्व होता चला जाता है। अभ्यास का मतलब है कि सीधा सीधा अधिगम अधिगम का स्थायित्व। तो वो जो है लगातार क्या होता है, जैसे जैसे वो अभ्यास करता है तो उसके सीखने की गति क्या होती है, बढ़ती है। तो इसमें से अभ्यास से क्या होती है, गति बढ़ती है। ठीक है, यानी कि सीखने का जो उसको जो यानी कि लर्निंग रेट है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। तो इसलिए अभ्यास के विषय में तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि अभ्यास क्या होता है और क्यों ये जरूरी होता है। ठीक है, तो लगातार यदि अभ्यास किया जाता है तो गति बढ़ती है, त्रुटियां कम होती हैं। ये भी जानते हैं आप लोग। ठीक है, त्रुटियां कम होती है। ठीक, तो त्रुटियों में कमी आती है अभ्यास से, और सीखने की गति क्या होती है, बढ़ती है। अब इस बात इन्हें एरर्स क्या हो जाती है, डिक्रीज होती हैं, और जो लर्निंग रेट है वो क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। इसके बाद है अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड, आप एप्टीट्यूड भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, अभिवृत्ति का मतलब है कि सीखने के लिए जो बालक है, बच्चा है, वो कितना और किस तरह से क्या है, तैयार है। ठीक है, अर्थात पढ़ाई जाने वाली जो यानी कि वो है वस्तु है या विषय वस्तु है, उसमें वो कितना क्या करता है, रुचि रखता है। ठीक है, वो कितना रुचि ले रहा है, और यदि रुचि ले रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका एटीट्यूड या एप्टीट्यूड अच्छा है। और जो है ये कई चीजों पर डिपेंड करता है। यदि जो है बच्चा की अभिवृत्ति सीखने में है तो मन लगाकर सीखेगा, अभिवृत्ति नहीं है तो बिल्कुल क्या होगा, अनमने से सीखेगा, कुछ सीखेगा और कुछ क्या कर देगा, भुला देगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यदि बच्चा क्या कर देता है, रुचि लेता है अथवा पढ़ाई में यानी कि सीखने में ध्यान देता है तो सकारात्मक हो गया, और यदि नहीं देता है तो क्या हो जाता है, नकारात्मक हो जाता है। ठीक है, तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों आ जाते हैं इसके अंतर्गत, अभिवृत्ति के अंतर्गत। इस बात है प्रयोजन का लक्ष्य यानी प्रयोजन का लक्ष्य अर्थात एम। जिस बच्चे को अपना एम निर्धारित है, ठीक है, एम निर्धारित है, उसे पता है कि मुझे ये एम प्राप्त करना है, तो वो क्या करता है, वो लगातार कोशिश करता है। ठीक है, वो लगातार कोशिश करेगा, और यदि जो है वो जानता है कि यदि मैं इसे अधिगम को प्राप्त करूंगा, ठीक है, तभी मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूंगा। तो ये अधिगम से सीधा सीधा क्या होता है, अधिगम से संबंधित होता है। ठीक है, अधिगम क्यों यानी कोई बच्चा करता है, क्योंकि उसे कुछ न कुछ प्राप्त करना होता है, कुछ न कुछ अचीव करना होता है। ठीक है, और जब अचीव करना होता है वही उसका एम होता है। ठीक है, तो यदि उसे पता है कि मुझे अधिगम के द्वारा प्राप्त होगा तो क्या करता है, यही कोशिश करता है कि मैं इसे जरूर क्या करूं, सीखूं। तो ये जो है प्रमुख रूप से व्यक्तिगत कारक थे। अब इसके बाद आते हैं संस्थानात्मक या सामाजिक कारक। ठीक है, तो संस्थात्मक या सामाजिक कारकों के अंतर्गत जो प्रमुख रूप से आते हैं उनमें पहला आता है सीखने की विधियां। देखिए, ये व्यक्तिगत कारक नहीं है, सीखने की विधियां पूरे बच्चों के लिए एक जैसी होती हैं, और ये इंस्टीट्यूशनल जो फैक्टर्स हैं उसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो जो टीचिंग मेथड्स हैं वो क्या करती हैं, अधिगम को प्रभावित करती हैं, और बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। वैसे ये तो यानी कि डिपेंड करता है, सभी को प्रभावित करें, और सभी को प्रभावित करते ही करती हैं। कारण यह है कि जो व्यक्तिगत कारक हैं उनके बाद इनका नंबर आता है।
क्योंकि एक क्लास में सभी बच्चों को क्या किया जाता है, एक ही टीचर एक ही यानी कि समान मेथड से पढ़ाता है, ठीक है। लेकिन व्यक्तिगत कारण होने के कारण, यानी व्यक्तिगत जो होता है उसमें इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होते हैं उसके कारण एक बच्चा जो है वो टॉप करता है, यानी कि उसके अबव 90% आते हैं, और एक बच्चा होता है वो क्या करता है 33% पा करके पास हो जाता है, और एक बच्चा होता है वो 33% भी नहीं लेकर के आता और फेल हो जाता है, ठीक है। तो जो सीखने की विधियां हैं तो वो क्या है, वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, दोनों के लिए हैं, अध्यापन के लिए भी और जो है ना अध्ययन के लिए भी। इसके बाद है शिक्षक और सीखने की प्रक्रिया, अर्थात शिक्षक का मतलब क्या हुआ कि जो यानी शिक्षक है वो किस प्रकार से सिखा रहा है, अब बच्चा किस प्रकार से क्या कर रहा है, सीख रहा है। तो शिक्षक और सिखाने और सीखने की प्रक्रिया इसके अंतर्गत क्या आता है, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो शिक्षक है उसके द्वारा जो सिखाया जा रहा है वो दोनों चीजें एक दूसरे से संबंध रखती हैं। कुछ बच्चे होते हैं टीचर किस यानी हर एक अध्यापक को क्या होता है ज्ञान होता है और वो पढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ट्रेंड होते हैं। लेकिन कुछ पढ़ाते हैं तो उनका समझ में अच्छी तरह से बच्चों को आ जाता है, और कुछ होते हैं जो समझा पाने में थोड़ा सा मुश्किल आती है बच्चों को, और बच्चे जो है ना उतना समझ नहीं पाते हैं। तो शिक्षक और सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो दोनों क्या करते हैं, ये बच्चों को प्रभावित करती हैं, यानी अधिगमकर्ता को प्रभावित करती हैं। इसके बाद आता है वातावरण, यानी कि एटमॉस्फेयर। अब इसमें कई प्रकार के वातावरण आते हैं, ध्यान रखिएगा। इनमें कुछ वातावरण की बात मैं कर रहा हूं, जैसे सामाजिक वातावरण, यानी कि बच्चा कहाँ पर रहता है, कहाँ से आ जाता है, पारिवारिक वातावरण उसका है। फिर प्राकृतिक वातावरण, तो प्राकृतिक वातावरण काफी ज्यादा ठंडक है, काफी ज्यादा गर्मी है, ठीक है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, यानी अनुकूल परिस्थितियां ना हो तो बच्चे का अधिगम क्या हो जाता है, प्रभावित होता है। तो प्राकृतिक के अंदर का दिया गया। फिर है सांस्कृतिक। सांस्कृतिक का मतलब है कि वो किस प्रकार की संस्कृति जो यानी कि मानने वाले परिवार के अंतर्गत से आता है। इसके अंतर्गत आता है धर्म, पंथ, संप्रदाय, ये सब क्या हो जाते हैं, ये इसके अंतर्गत आ जाती हैं सांस्कृतिक, ठीक है, यानी कि वातावरण के अंतर्गत। इसके बाद है कक्षा का भौतिक वातावरण। कक्षा का भौतिक वातावरण ये बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि जो कुछ भी अधिगम करवाया जा रहा है वो कक्षा में ही तो करवाया जा रहा है, ठीक है। तो कक्षा का जो भौतिक वातावरण है, ठीक है, अब भौतिक वातावरण में सभी चीजें आ जाती है। श्यामपट्ट से दूरी, बैठने का स्थान, बैठने की जगह, कैसे बैठा जा रहा है, ठीक है, जमीन में बैठा जा रहा है या कुर्सी में बैठा जा रहा है, अच्छी कुर्सियों में बैठा जा रहा है, नीचे फर्श है या नहीं है, धूल तो नहीं उड़ रही है, ठीक है, पंखा है, बिजली है, उचित प्रकाश की व्यवस्था है अथवा नहीं है, ये सभी चीजें क्या हैं, कक्षा के भौतिक वातावरण के अंतर्गत आ जाती हैं। अध्यापक की आवाज पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है, अध्यापक ने जो लिखा है वो दिखाई पड़ता है नहीं दिखाई पड़ता, यानी कि जो श्यामपट्ट कार्य हैं वो सब कुछ इसी के अंतर्गत आ जाता है। क्लियर। इस बाद है विषय सामग्री, ठीक है, एनी सब्जेक्ट जो पढ़ाया जाना होता है ये सभी के लिए, यानी कि सामाजिक कारक का मतलब हुआ कि ऐसी चीजें जो सबको प्रभावित करती हैं, हर एक बच्चे को प्रभावित करती हैं, और वो तो क्या है, यानी व्यक्तिगत कारक में सिर्फ और सिर्फ मूलतः बच्चे पर निर्भर करता है। तो विषय सामग्री इसके अंतर्गत आता है, सब्जेक्ट। तो विषय सामग्री का मतलब है कि जो पढ़ाया जा रहा है उसके साथ साथ कौन सी है, सहायक सामग्री भी, ठीक है, जो पढ़ाया जा रहा है उस पर भी निर्भर करता है। और उसके बाद जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, टीचिंग एड, यानी कि सहायक सामग्रियां होती हैं, वो कितनी अच्छी हैं, यानी कि उनका श्रेष्ठता का असर कैसा है, तो वो जो है यानी कि इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब कई प्रकार का क्या होता है, यानी कि उसका प्रयोग किया जाता है, मॉडल प्रयोग किया जाए, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो क्या किया जाए, यानी कि प्रयोग करने के लिए उसमें विषय सामग्री में चार्ट आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उचित होना चाहिए विषय सामग्री, और जो है ना सहायक सामग्री विषय से संबंधित होनी चाहिए और इतनी सरल होनी चाहिए कि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए, तभी अधिगम होगा। इस बाद आता है संचार माध्यम, ठीक है, यानी कम्युनिकेशन। संचार माध्यम का मतलब है कि जो अधिगम करवाया जा रहा है
वो किस माध्यम से अधिगम करवाया जाता है। ठीक है, तो जो माध्यम है वो बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। अध्यापक का जो यानी कि बोलने का ढंग, बोलने का तरीका, बच्चों को समझाने का तरीका, बच्चों को स्पष्ट आवाज सुनाई पड़ती है या नहीं सुनाई पड़ती, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यानी कि क्लास में शोर हो रहा हो और जो है ना संचार नहीं हो पा रहा हो। और इसके लिए कई सहायक सामग्रियां भी प्रयोग की जा सकती हैं, जो यानी कि यदि दृश्य और श्रव्य सामग्री प्रयोग कर दिया जाए तो संचार का माध्यम अलग यानी कि सही हो जाएगा। तो उसकी श्रवणेंद्रिय दृश्येंद्रिय दोनों क्या रहेंगी, यानी कि रहेंगी, जिसके कारण वो क्या करेगा, अच्छी तरीके से सीख लेगा। उसके बाद है अभिभावक के साथ संबंध। तो अभिभावक के साथ संबंध का मतलब है कि बच्चे का अभिभावकों के साथ कैसा संबंध है और अध्यापकों का भी अभिभावक के साथ कैसा संबंध है। तो ये निर्भर करता है, देखिए किस चीज के लिए, या प्रभावित करता है अधिगम को। यदि बच्चे यानी अभिभावक के साथ अच्छा संबंध नहीं रहा तो इसका मतलब क्या चीज है कि वह घर से ही नाराज होकर के आया होता है, तो वो क्लास में आकर के पढ़ेगा क्या, तो चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो यानी कि वो किस प्रकार से उसका मित्रवत संबंध रखते हैं, ठीक है, या डिक्टेटरशिप वाला संबंध रखते हैं। तो ये जो यानी कि निर्भर करता है हमारा अभिभावक और जो अधिगम करता है वो। यदि उचित रहा तो अधिगम अच्छा होगा, अनुचित रहा तो अधिगम अच्छा नहीं होगा। इस बात आता है अध्यापक के साथ संबंध। बच्चों का संबंध यदि अध्यापक के साथ डरने वाला और डराने वाला होगा तो बच्चों का अधिगम पूर्ण नहीं होगा। लेकिन यदि मित्रवत होगा, सहायक की तरह होगा अध्यापक का, या जो नहीं सहायता करने वाला होगा, या सिर्फ डायरेक्टर की तरफ होगा, यानी कि कहने का मतलब है डायरेक्शन देने वाला होगा, और अधिकाधिक बच्चों से अंतःक्रिया करवाना होगा। ठीक है, यानी कि अंतःक्रिया अध्यापक जब बच्चों से क्या करवाएगा, अधिकाधिक करवाएगा, तो अधिगम जो है वो बहुत अच्छा होगा। और यदि अधिगम नहीं यानी कि अंतःक्रिया नहीं करवाएगा, बच्चों से प्रश्न नहीं पूछेगा, और यदि वो जो है ना प्रश्न पूछ करके साथ ही साथ क्या करेगा, ठीक है, बच्चों को डांटता रहेगा, सिर्फ पढ़ा देगा, बच्चे को कितना समझ में आया है नहीं आया है इन सभी चीजों से मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो बच्चे धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, उससे दूर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो जो अध्यापक के साथ जो बच्चों का जो संबंध आता है वो बहुत ज्यादा जो है यानी निर्भर करता है। तो जो है अध्यापक का जो व्यवहार होता है वो विद्यार्थी के, वैसे अभिभावकों का भी और अध्यापकों का भी जो प्रभाव है वो बच्चों के व्यवहार में बहुत ज्यादा पड़ता है। बहुत से बच्चे अपने आप को यानी कि अपने टीचर को अपना आइकन मान लेते हैं। बहुत से यानी बच्चे होते हैं जो अभिभावक को अपना आइकन मानते हैं, और उसी तरह से क्या करता है, ठीक है, वो व्यवहार करने लगता है बच्चा जैसे अभिभावक या अध्यापक क्या करते हैं, ठीक है, यानी कि व्यवहार करते हैं। कई बच्चे तो उसी प्रकार से चलना वलना भी सीख लेते हैं, बात करना भी उसी तरह से सीख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद है सहपाठियों या मित्र मंडली के साथ संबंध। इसका मतलब है कि मित्र मंडली जैसी भी हुई या जो सहपाठी हैं वो किस प्रकार के हैं, उनका असर क्या हो जाता है, अधिगम पर बहुत पड़ता है। अब यदि सहपाठी और मित्र मंडली वैसे मिल गई, बोलेंगे कोई बात नहीं है आज नहीं पढ़ते हैं कल पढ़ लेंगे, आओ चलो खेलते हैं, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो ऐसी कंडीशन में जो अधिगम है वो प्रभावित होगा, अर्थात अधिगम सही नहीं होगा। तो धनात्मक नहीं होगा बल्कि क्या होगा, ऋणात्मक संबंध होगा, और जब ऋणात्मक होगा तो फिर जो है वो सही नहीं माना जाता। ठीक है, तो यानी कि जो मित्र मंडली है या जो फ्रेंड सर्कल है जिसे आप लोग बोलते हैं, सहपाठियों का हो, ठीक है, अथवा यानी कि घर के आसपास के मित्र मंडली का हो, तो ये बहुत ज्यादा असर डालता है। अब इसीलिए बहुत से बच्चों का होता है जो अच्छे पढ़ने वाले होते हैं वो अपना एक ग्रुप अलग बना लेते हैं, और वो आपस में सिर्फ और सिर्फ हर समय जब बात करते हैं तो पढ़ाई की ही बात करते हैं। ठीक है, तो और एक दूसरे को क्या कर देते हैं, वो इनकरेज करते रहते हैं, मतलब यानी उनको बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, तो उनको जो है ना जो उनकी सीखने की क्षमता है, एक दूसरे की मदद भी करते रहते हैं। ठीक है, तो ये थे अब जो है यानी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। और मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में नहीं आया होगा तो एक दो बार आप लोग क्या कर लीजिएगा, ठीक है, इनको देख लीजिएगा।
ओके, तो फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।